और सारे वीडियो को देखकर आप लाभ उठाएं। तो चलो छोटू, आज हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको जितना भी होमवर्क दिए थे उसका एडिशन कर दिए थे, और आज हम क्या करने वाले, टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं, है ना। आज बहुत अच्छी चीज़ पढ़ाएंगे आप लोग को, है ना। चलो ध्यान दो। तो देखो छोटू, आज हम पढ़ेंगे हेडिंग बना लो, वर्ग आव्यूह का सारणिक। क्या लिखें, वर्ग आव्यूह का सारणिक। आपको बताए थे का लगा रहता है तो इंग्लिश कहाँ से लगता है, हिंदी का इंग्लिश अंतिम से। तो सारणिक का इंग्लिश होता है प्यारे बच्चों डिटर्मिनांट। क्या होता है, डिटर्मिनांट। चलो का ऑफ आई तो तुम लोग जानता होगा ना, वर्ग आव्यूह का इंग्लिश क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हो गया स्क्वायर। अब मैट्रिक्स को लिखो इधर, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, हेडिंग है। आज हम पढ़ने वाले सारणिक के बारे में, है ना। सारणिक का बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। फिर यह जो चैप्टर आएगा छोटू, सारणिक एक चैप्टर है। ये सारणिक जो है वो आपका सेकेंड चैप्टर है। अभी फर्स्ट चैप्टर आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं ना, तो सारणिक पूरा एक चैप्टर ही है। तो उसको अगले चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन सारणिक आव्यूह का हिसाब बनाने के लिए जो है सारणिक का कुछ बेसिक आवश्यकता पड़ता है, तो उसको हम आपको बता देते हैं, अच्छे से पूरा समझ में आएगा। तो चलो, वर्ग आव्यूह का क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सारणिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ से कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखो, माना A बराबर aij n/n। n कोटि का एक माना ए बराबर है aij n/n, n कोटि का एक वर्गाव्यूह है तो आव्यूह ए के सारणिक का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनांट, है ना, डिटर्मिनांट, ठीक है। ध्यान दो, आव्यूह ए के सारणिक यानी डिटर्मिनांट को ऐसे, यह डिटर्मिनांट ए है, यह आव्यूह ए है, तो आव्यूह ए का यह डिटर्मिनांट है, ठीक है। चलो, या इसको आव्यूह ए के डिटर्मिनांट को ना ऐसे सूचित करते हैं, दो तरीके से, एक ऐसे और एक ऐसे, है ना। इतना से सूचित किया जाता है। चलो बच्चों ध्यान दो, तुम लोग अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है, कि ए जो है, बताओ छोटू, ए क्या है, आव्यूह है, कितना बाई कितना कोटि का, n/n कोटि का। अच्छा, यानी इसमें रो व कॉलम की संख्या क्या है बच्चों, बराबर है। और आपको बताए थे हम कि सर वैसे आव्यूह जिसमें रो व कॉलम की संख्या बराबर हो ना प्यारे बच्चों, तो वह क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो वह वर्ग आव्यूह n/n कोटि का है। और हम आपको बेसिक में बताए थे कि यदि वर्ग आव्यूह 2/2 कोटि का है ना, तो उसको हम सिंपली 2/2 कोटि का बोलते हैं। अगर कोई आव्यूह 3/3 कोटि का है तो सिंपल आप 3 कोटि का कह सकते हैं। बात समझ में आया। तो बताओ, तो यह n/n कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो सिंपल इसको क्या कहेंगे, n कोटि का वर्ग आव्यूह बोलेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए क्या है, कोई वर्ग आव्यूह है जो n कोटि का है। तो कहता है कि यह वर्ग आव्यूह ए के सारणिक को यानी डिटर्मिनांट को हम लोग यह सिंबल या यह सिंबल से सूचित करेंगे, ठीक है। तो यदि कोई वर्ग आव्यूह ए है
तो यह जो सिंबल है, यह वाला और यह वाला, यह आव्यूह ए के डिटर्मिनेंट को सूचित करेगा। यह भी आव्यूह ए के डिटर्मिनेंट को सूचित करेगा, यानी आव्यूह ए का सारणिक है। बात समझ में आया? ठीक है, अब चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार a बराबर है, अब बताओ a कितना बाई कितना कोटि का आव्यूह दिया गया है? n बाई n कोटि का। इसका मतलब n रो होगा और n कॉलम होगा। तो बनाओ, तो तुम लोग जानता है यह बनाना है। A12 पहला रो, दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इस प्रकार से डॉट डॉट बोलो जल्दी से, पहला रो nवा कॉलम। ठीक है, इस प्रकार से रो भी n है, कॉलम भी n है। तो फिर क्या लिखोगे? A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n। ठीक है, चलो फिर ध्यान देना, डॉट 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 डॉट। चलो फिर यहाँ से AN1 nवा रो, AN2 AN3 डॉट डॉट ANYN। ठीक है, ओ NN। ठीक है, अब बताओ छोटू, यह आव्यूह कै बाई कै कोटि का आव्यूह है? जल्दी से बताओ। यह n बाई n कोटि का आव्यूह है। तो इस n बाई n कोटि के आव्यूह को हमको डिटर्मिनेंट में बदलना है। तो क्या करेंगे? अगर यह वर्ग आव्यूह है तो a के डिटर्मिनेंट को कैसे सूचित करते हैं? ऐसे, इसको पढ़ते हैं आव्यूह a का सारणिक, है ना। a का क्या है? सारणिक है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, या हिंदी में आव्यूह का सारणिक। ठीक है, आव्यूह a का सारणिक। या फिर आप आव्यूह a के डिटर्मिनेंट को ऐसे भी सूचित कर सकते हो, ऐसे, डिटर्मिनेंट a। यदि यहाँ b होता तो यहाँ लिखते डिटर्मिनेंट b, यहाँ b होता तो यहाँ भी क्या लिखते? डिटर्मिनेंट b। अच्छा, ये क्यों किए? आप देखो, डिटर्मिनेंट DET है, पहला 3 अक्षर उठा लिए, डिटर्मिनेंट a हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो, अब यह वर्ग आव्यूह a दिया हुआ था। अब ये वर्ग आव्यूह a से क्या बनाना है? डिटर्मिनेंट। तो a है तो यह हो गया, यह बन गया इसका डिटर्मिनेंट। अब यह जो बड़ा सा आव्यूह दिया है, इसको डिटर्मिनेंट में कैसे चेंज करेंगे? तो कुछ नहीं करना है आपको, यह जो बड़का ब्रैकेट है ना, उसको हटा देना है। अब बड़का ब्रैकेट के हटाने के बाद एक ऊर्ध्वाधर रेखा उसके जगह पे डाल देना है, और जितना भी यह सब है सबको इसके अंदर डाल दो। तो ये हो गया A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n। ठीक है, चलो A21 A22 डॉट डॉट A2n। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान देना, AN1 AN2 डॉट डॉट ANN। ठीक है, चलो बात समझ में आ गया। तो चलो छोटू, यहाँ से ध्यान देना, एक बात देखो तो, यह क्या है? एक वर्ग आव्यूह है n कोटि का, और n कोटि के वर्ग आव्यूह से डिटर्मिनेंट कैसे बना? तो सर, इस आव्यूह से आप क्या हटा दिए हैं? बड़का ब्रैकेट हटा दिए हैं। अब बड़का ब्रैकेट हटाने के बाद आपने क्या डाल दिया? एक ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन। बात समझ में आया? तो यदि किसी वर्ग आव्यूह को अगर आपको डिटर्मिनेंट बनाना हो तो क्या करना? उस वर्ग आव्यूह से इस जो बड़का ब्रैकेट है इसको हटा देना, उसके जगह पे क्या डाल देना? ऊर्ध्वाधर रेखा डाल देना। अब वह आव्यूह से क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? वह आव्यूह से बन जाएगा सारणिक। बात समझ में आ गया? तो अभी आप देखो, अब समझो मेरी बात अच्छे से। आप देखें ना, यह कौन सा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह है। तो प्यारे बच्चों, आव्यूह ना वर्गाकार या आयताकार हो सकता है कि नहीं है? कुछ भी हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा? आयताकार होगा। ठीक है, आव्यूह केवल और केवल संख्याओं का सजावट है, लेकिन सारणिक जो है संख्याओं का वर्गाकार सजावट है, और इसका वैल्यू होता है। यह केवल सजावट है, इसका कोई मान नहीं होता, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, तो बताओ छोटू, आव्यूह और सारणिक में क्या अंतर है? तो कोई यदि वर्ग आव्यूह दिया हुआ है तो इससे डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा? तो उस वर्ग आव्यूह में से बड़का ब्रैकेट को हटा देना। अब बड़का ब्रैकेट हटाने के बाद उसके जगह पे एक ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ा कर देना है, वर्टिकल लाइन। अब वह बन गया वर्ग आव्यूह से सारणिक बन जाएगा। ठीक है, तो यह वाला हो गया सारणिक, यह वाला क्या हो गया? आव्यूह। यह हो गया डिटर्मिनेंट, यह हो गया मैट्रिक्स। बात समझ में आ गया? चलो, अब इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल आपको कराते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, यहाँ एक एग्जाम्पल करो तो आपने, जैसे हम आपको कह दें कि b बराबर दिया हुआ है, ऐसे देखो यहाँ
ए बी सी डी एक वर्गाव्यूह है 2x2 कोटि का। तो बताओ तो अब इसके डिटर्मिनेंट को कैसे व्यक्त करेंगे? अगर b कोई आव्यूह है तो इसके डिटर्मिनेंट को कैसे व्यक्त करेंगे? तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट b, या फिर कैसे डिटर्मिनेंट b बराबर क्या चीज, अब इसका डिटर्मिनेंट बनाना है तो यह जो ब्रैकेट है बड़ा उसको हटा दो, हटाने के बाद दो डंडा आ गया, यहाँ क्या लिख देंगे ए बी सी डी। बात समझ में आ गया? तो कोई वर्गाव्यूह दिया हुआ है तो आप इसके डिटर्मिनेंट को ऐसे व्यक्त करोगे और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो चलो छोटू आप समझ गए कि सर सारणिक किससे बनता है? वर्गाव्यूह से बनता है। वर्गाव्यूह में क्या करेंगे? इस बड़का ब्रैकेट को हटाएंगे और ऊर्ध्वाधर रेखा वहां पे डाल देंगे, है ना? तो क्या बन जाएगा? सारणिक बन जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार देखो छोटू, आव्यूह ना प्यारे बच्चों यह आयताकार भी होगा वर्गाकार भी होगा, लेकिन सारणिक हमेशा क्या होगा? आयताकार होगा, वर्गाकार होगा। ठीक है, अच्छा यह आव्यूह का कोई मान नहीं होता, यह केवल सजावट है, लेकिन सारणिक का वैल्यू होता है। बात समझ में आ गया? चलो तो डिटर्मिनेंट छोटू हमेशा कैसा होगा? वर्गाकार होगा। और आव्यूह बताओ वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है, लेकिन सारणिक जो है हमेशा वर्गाकार होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? और सारणिक का वैल्यू होता है, आव्यूह का वैल्यू नहीं होता, केवल सजावट है। तो चलो छोटू अब हम क्या करेंगे, आप इसको उतार लो। अब हम जानेंगे कि सर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो छोटू डिटर्मिनेंट तो यहाँ आप देखे हैं कि यह n कोटि का डिटर्मिनेंट है, 2 कोटि का भी डिटर्मिनेंट होता है, 3 कोटि का होता है, 4 कोटि का होता है, 5 कोटि का होता है, n कोटि का होता है। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर आपको 2 कोटि का सारणिक पढ़ना है और 3 कोटि का सारणिक पढ़ना है। तो हमको जानना पड़ेगा ना कि भाई 2 कोटि का सारणिक पढ़ना है तो उसका वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, 3 कोटि का सारणिक पढ़ना है तो उसका वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आप इसको उतार लो जल्दी से। उतार लिया, मैं मिटाऊं तो आप समझ गए। चलो देखो अब नोट करेंगे। नोट में हम लोग पढ़ेंगे कि 2x2 कोटि का जो सारणिक होगा, अर्थात 2 कोटि का सारणिक होगा, उसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो तो जरा अपने से ए बी सी डी। अच्छा छोटू एक बात बताओ, यह देख के बताओ तो यह आव्यूह है कि सारणिक है? बताओ जल्दी से। अरे देख के बताओ ना, यह आव्यूह है कि सारणिक है? तो आप कहोगे नहीं सर यह सारणिक है। काहे कि आव्यूह होता तो यह क्या होता? यह बड़का ब्रैकेट होता, लेकिन यह क्या है? डंडा है, एक वर्टिकल लाइन है, तो यह किसका पहचान है? सारणिक का पहचान है। ठीक है, तो यह क्या कोटि का सारणिक है? 2x2 कोटि का। 2x2 कोटि के सारणिक को हम लोग सिंपल 2 कोटि का सारणिक भी बोलते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होता है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ कंसेप्ट सीखो। पहले क्या करना है आपको, यह जो तिरछा तिरछा अवयव है, यह जो विकर्ण अवयव है, इसको आपस में गुना कर लेना है। क्या करना है? पहला स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? यह जो विकर्ण अवयव है उसको गुना कर लेना है, माइनस माइनस। दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको? फिर यह वाला जो अवयव है इसको क्या करना है? सेकेंड स्टेप में इसको गुना कर लेना है। तो सेकेंड ऑर्डर के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले यह वाला विकर्ण अवयव को गुना कर लेंगे, माइनस माइनस, फिर इस अवयव को गुना करके घटा लेंगे। आया बात समझ में? अब बताओ इसी के अनुसार, इसी के रूल के अनुसार इसका वैल्यू क्या होगा? तो पहले ऐसे गुना करना है तो क्या होगा? ए डी, क्या होगा? ए डी, अब माइनस बोलो बी सी। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? ऐसा बहुत आसान है ना। चलो बच्चों मैं इस पर एक एग्जाम्पल करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स कराता हूँ आपको। अब चलो 1 2 3 4 बताओ छोटू, यह वाला जो 2x2 कोटि का सारणिक है मान कितना होगा इसका? तो होगा 4, 1 × 4। आराम से लिखो 1 × 4, माइनस बोलो जल्दी से 3 × 2। प्यारे बच्चों बताओ क्या होगा? 4 और माइनस कितना? 6 बराबर -2। आंसर कितना आ गया? -2। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखा जाए।
यदि a बराबर आपको दे दिया है 3 4 1 2, 3 4, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, तो बताओ तो डिटर्मिनांट a बराबर है व्हाट। आपसे पूछ रहा है, एक a आव्यूह दे दिया है, पूछता है a का डिटर्मिनांट, इस आव्यूह का डिटर्मिनांट क्या होगा। तो सॉल्यूशन देखो कैसे बनेगा। तो आपको दे दिया है a बराबर कितना, जल्दी बोलो, 3 4 5 और 2। तो हमको इसका डिटर्मिनांट ज्ञात करना है। तो a का डिटर्मिनांट बनाएंगे तो क्या होगा, डंडा आ जाएगा 3 4 5 2। अब बोलो इसका वैल्यू क्या होगा जल्दी से। तो 3 दूना 6 माइनस जल्दी 20 यानी -14 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गया ना, अच्छे से क्लियर है। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 देखा जाए। आपसे कोई पूछे कि cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, पहले तिरछा तिरछा गुना करना, cos थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस 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 होता है ना, तिरछा गुना माइनस, फिर देखो साइन थीटा अब माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बताओ बराबर क्या होगा, यह होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कितना, बोलो ना, साइन स्क्वायर थीटा। बचपन से पढ़ा है कितना होता है 1, तो वह जो सारणिक है उसका मान क्या आ गया 1। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल नंबर 3 था, एग्जाम्पल नंबर 4 तुम लोग खुद बना के बताओ तो जल्दी से देखते हैं कितना आंसर आता है। 1024, फटाक से बनाओ जल्दी से, कितना आता है जल्दी से बताओ आंसर फास्ट। तो पहले देखो यहाँ, पहले इसको गुना करेगा तो होगा 1 गुना 4 4 माइनस 0 गुना 2 0, आंसर कितना आ गया 4। आया बात समझ में। तो आपने अभी सीखा छोटू कि सर 2/2 कोटि के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, बोलो सबको आ गया ना अच्छे से। मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करता हूं ना। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर 5 होगा। देखो जल्दी से, अब इसका मान तुम निकालना, मैं नहीं निकालूंगा। सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा सेक थीटा बराबर है। चलो बच्चों ऐसे गुना करते हैं ना, सेक थीटा क्या हो जाएगा बताओ तो, यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, माइनस क्या होगा बताओ, माइनस होगा टेन स्क्वायर थीटा। ये तो 10वां क्लास का फॉर्मूला है, एक होता है, समझ में आ रहा ना बात। चलो अब तुम लोग जल्दी से इसको उतार लो, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो सब उतार लिया, तो आप सीख गए 2/2 कोटि का सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम पढ़ने वाले 3/3 कोटि का सारणिक कैसे आता है। तो जैसे इसको अच्छे से समझे हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान होता है। तो चलो देखते हैं 3/3 कोटि का सारणिक का मान कैसे निकालेंगे। देखो अब नोट 2, तीन बाई तीन कोटि का सारणिक। तो एग्जाम्पल से शुरू करता हूं मैं। 1 2 3 2 1 2 1 2 3। चलो ध्यान देना, यह क्या है, 3/3 कोटि का आव्यूह है कि सारणिक है। देखिए बताओ ना कहाँ ध्यान है। अगर यह आव्यूह होता तो यह कौन सा बड़का ब्रैकेट होता, लेकिन क्या है ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो ये क्या हो गया सारणिक है। तो छोटू 3/3 कोटि के सारणिक का मान निकालने के लिए हम लोग एक रूल है साइन कन्वेंशन, उसका उपयोग करते हैं। अब साइन कन्वेंशन क्या है तो देखो यहाँ समझो, अच्छे से याद रखना। भोलू इसको बनाने के लिए यही याद रखता है क्या, तो समझना मेरी बात।
भोलू 3x3 कोटि का सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए क्या याद रखता है? सो देखो, रिमेंबर, याद रखें, याद रखना क्या है भाई? साइन कन्वेंशन याद रखना। साइन कन्वेंशन क्या है देखो, समझो। तो आपको 3x3 कोटि का सारणिक तोड़ना है ना, मान ज्ञात करना है ना, तो आप 3x3 कोटि का सारणिक का स्ट्रक्चर बना लो, बताए थे ना, 3 गो रो 3 गो कॉलम होगा। अब साइन डालना है, क्या डालना है? साइन। साइन देने का तरीका है कि आप यहाँ से प्लस से शुरू करना। किससे शुरू करना? प्लस से, है ना। या तो रो में जाएगा या तो तुम कॉलम में, बीचों बीच नहीं चल देना है। या तो रो में चलना है, नहीं तो कॉलम में, बीच से रास्ता नहीं निकालना है, ठीक है। तब या तो हम रो में चले या तो कॉलम में चले, बीचों बीच नहीं चलना है। अब प्लस यहाँ डालने के बाद आप रो में चले या कॉलम में चले, उसके बाद साइन लगातार चेंज करते जाना है। तो देखो यहाँ आगे बढ़ेंगे तो प्लस, प्लस है तो क्या चेंज करेंगे? माइनस, फिर आगे प्लस, फिर आगे बदलते रहेगा, प्लस के बाद माइनस, फिर इधर प्लस, फिर बदलेगा माइनस, फिर बदलेगा प्लस, फिर बदलेगा माइनस, फिर क्या? प्लस। बात समझ में आया? तो साइन, यह साइन कन्वेंशन याद करने का तरीका है कि आप पहले प्लस से शुरू करना, आप रो में चलो या कहाँ चलो? कॉलम में चलो, उसके बाद साइन एक के बाद एक बदलते जाएगा, ठीक है। तिरछा नहीं चलना है, ऐसे नहीं चलना है, या तो रो में चलो या तो कॉलम में। अब देखो ना, आप कैसे हूँ चलो, रो में चलो या कॉलम, बात एक ही आएगा। देखो प्लस माइनस, है ना, ऐसा माइनस के बाद फिर प्लस माइनस। बात समझ में आया? तो अब कैसे भी चलो बात बराबर है, ठीक है। अब इसका यहाँ उपयोग क्या करना है? तो देखो यहाँ प्यारे बच्चों, यह 3 कोटि का क्या है? सारणिक है। तो 3 कोटि का सारणिक का मान कैसे कैसे निकाल सकते हैं, समझो। तो हम 3 कोटि के यह जो सारणिक है, इसका मान हम पहला रो को तोड़कर भी निकाल सकते हैं। आप दूसरा रो को भी तोड़कर इसका मान निकाल सकते हैं, तीसरा रो को भी तोड़कर आप मान ज्ञात कर सकते हैं। रो ही नहीं, आप कॉलम से भी तोड़ के निकाल सकते हैं, है ना। यह कॉलम से तोड़ के, यह कॉलम से तोड़ के, यह कॉलम से तोड़ के। अच्छा, यानी यह सारणिक का मान हम क्या तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? तीनों रो से तोड़ के निकाल सकते हैं, तीनों कॉलम से, यानी क्या तरीके से? 6 तरीके से, है ना। तो सर आप क्या करो कि इसका मान ज्ञात करो, एक बार बता दो कैसे ज्ञात करेंगे। तो छोटू समझो, यहाँ आपको जिस रो या जिस कॉलम को तोड़कर इस सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो सपोज करो, मानो कि हमको इस सारणिक का मान पहला रो को तोड़ के ज्ञात करना है। पहला रो को तोड़ना है और इसको तोड़कर सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे? जिस रो को तोड़ोगे उस पर यह क्या करेगा? यह साइन को डाल देना है। यहां से इसको उठाना है, पहला रो वाला, क्योंकि पहला रो से तोड़ रहा है, इस पे डाल देना है। अगर आपको सेकेंड रो से तोड़ना हो तो सेकेंड रो वाला साइन कन्वेंशन उठाना और इसके माथे पर डाल देना। बात समझ में आया ना? अब तो समझ में आ गया होगा। अगर तीसरा रो से तोड़ना होता तो तीसरा रो वाला साइन कन्वेंशन यहाँ क्या करेंगे? डाल देंगे। अगर कॉलम से तोड़ना होता, पहला कॉलम से तोड़ना होता, तो पहला कॉलम वाला चिन्ह उठाएंगे और यहाँ क्या करेंगे? डाल देंगे, सेट कर देंगे। बात समझ में आया? तो बताओ, तो 3x3 कोटि का सारणिक का मान कितना तरीके से आएगा? 6 तरीके से, है ना। तीनों रो से या तीनों कॉलम से। अब तोड़िए सर, कैसे तोड़िएगा, है कि नहीं? तो चलो, हम चाहते हैं यह सारणिक का मान ज्ञात करें, लेकिन पहला रो से ज्ञात करें, पहला रो को तोड़कर। तो पहला रो को, जिस रो को तोड़ेंगे उस पर क्या देना पड़ेगा? चिन्ह डालना पड़ेगा। तो चिन्ह क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। बात समझ में आ गया? अब देखो इसको तोड़ने का क्या तरीका है, सीखो तो अच्छे से सब। देखो यहाँ पहले साइन तब वह नंबर। तो पहले साइन क्या है? +1। क्या हो गया? +1। अब 1 जिस रो में है उसको खा जाएगा, खत्म कर देगा, और रो जिस कॉलम में है उसको खा जाएगा, है कि नहीं? इसका तरीका है कि जो अवयव जिस रो या कॉलम में है उसको खत्म कर देगा। तो 1 पहला रो में है, इसको खत्म कर देगा, पहला कॉलम में है, इसको खत्म कर देगा, और जो बच गया उसका क्या डिटर्मिनेंट ले लेना है। तो बच क्या गया? बच गया है आपका 1 2 2 3। बात समझ में आया कि नहीं? चलो, अब फिर किसकी बारी है? इसकी। तो पहले साइन तब वह नंबर। तो क्या लिखोगे? -2। अब बताओ यह 2 किस रो में है? पहला रो में। तो पहला रो खत्म होगा। और किस कॉलम में है? दूसरा कॉलम में है। तो पहला रो खत्म और दूसरा कॉलम खत्म। क्या बच गया? 2 2 1 3 बच गया ना। तो क्या लिखोगे? 2 2 1 3। क्या ये बात समझ में आ गया?
क्लियर है? अब बताओ छोटू, अब क्या लिखेंगे? प्लस, जल्दी से, +3। अब बताओ 3 जिस रो में है उसको खाएगा और जिस कॉलम में है उसको खाएगा। ये खत्म, यह खत्म, क्या बचा? 2 1 1 2। तो 2 1 1 2, बात खत्म हो गया। आया बात समझ में? अब बताओ छोटू, अब इसका मान ज्ञात करो। तो 1 हो गया। आई अभी अभी पढ़े थे आप 2 कोटि का सारणी का मान कैसे आता है? तो 1 2 3, 3 हो गया। अब माइनस कितना? 4, कोई दिक्कत नहीं। चलो -2, चलो जल्दी से 6, -2, ओके। अब प्लस कितना? 3, जल्दी से 4 में से 1 गया। अब सबको अच्छे से जोड़ डालो। 3 में से 4 गया, -1, 4 में से 6 में से 2 गया, 4 8, -8, ओके। आई कितना हो गया बताओ? इसमें से ही घटा तो 3 3 9, यानी +9, -9 + 9 क्या हो गया? 0। आया बात समझ में? किसी को लग रहा होगा कि सर आप पहला रो को तोड़े हैं तब मान 0 आया है, दूसरा रो को तोड़ेंगे तब मान बदल जाएगा। नहीं, आप सारणी का मान किसी भी एक रो या कॉलम से तोड़ो, जो मान आ गया वह किसी से भी तोड़ेंगे तो वही मान आएगा, है ना। तो आप सेकेंड रो से तोड़ो फिर भी 0 आएगा, सेकेंड कॉलम थर्ड रो से तोड़ो फिर भी वही आएगा, और रो ही नहीं, आप किसी भी कॉलम से भी तोड़ोगे तो मान क्या आ गया? 0। यानी एक बार तोड़ लिए किसी से तो हर से मान क्या आएगा? सभी से मान वही आएगा। बात समझ में आ गया? तो चलो एक बार हम इसको बताते हैं। 3/3 कोटि के सारणी का मान निकालने के लिए हमको क्या याद होना चाहिए प्यारे बच्चों? साइन कन्वेंशन, ठीक है। आप जिस रो या जिस कॉलम से सारणी का मान ज्ञात करना चाहते हो तोड़कर पहले उस रो या उस कॉलम पर क्या डाल देना है? यह चिन्ह डाल देना है, और चिन्ह को डालने के बाद पता है कैसे कैसे किए हैं, ठीक है। तो चलो एक एग्जाम्पल हम और करेंगे इस पे आगे अच्छे से। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो जल्दी से। 1 2 1 1 1 2 1 2 3, है ना। अब बताओ यह सारणी का मान ज्ञात करना है, क्या होगा? हम चाहते हैं इस सारणी का मान पहला रो को तोड़कर ज्ञात करें। हम चाहते हैं पहला रो से इसको तोड़कर मान ज्ञात करें। तो आप क्या चाहते हैं? पहला रो से, तब पहला रो पर देना पड़ेगा चिन्ह। तो कहाँ से स्टार्ट करना है? देखो ना, प्लस माइनस, क्या चीज? प्लस। वो नहीं भी याद है तो आप जानते हैं प्लस से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो अब बताओ तो इसको तोड़ो तो जरा, क्या होगा जी? पहले चिन्ह तब वह नंबर, तो क्या होगा? +1। अब तो आप मास्टर बन गए। 1 जिस रो में है उसको खत्म करेगा, जिस कॉलम में है उसको खत्म करेगा, बच गया 1 2 2 3। क्या बच गया? 1 2 2 3, ठीक है। चलो फिर चिन्ह तब वह नंबर, क्या लिखोगे? -2। उसके बाद 2 जिस रो में है उसको खत्म करेगा, जिस कॉलम में है उसको 1 2 1 3। क्या होगा? 1 2 1 3। आया बात समझ में? फिर +1, क्या होगा? +1। चलो +1 जिस रो में है वह खत्म, जिस कॉलम में है वह खत्म, 1 1 1 2। क्या होगा बताओ? 1 1 1 2 होगा। अब आप इसको तोड़ लो जल्दी से, तो क्या होगा? ये तो 1 है। चलो 1 × 3 3, -4 -2, चलो 3 -2 प्लस 1 × 2 2 -1। इस बताओ 3 में से 4 -1, यह कितना? -2, यह कितना? +1, यह से यह खत्म, आंसर क्या आ गया? -2। बात समझ में आया? तो आप क्या करो, जल्दी से उतार लो। तो आपने यहाँ से सीखा 3/3 कोटि का सारणी का मान ज्ञात करना। जिस रो या जिस कॉलम से सारणी को तोड़ना है उस पर साइन कन्वेंशन उसके माथे पे डाल देना है, उसके बाद उसको तोड़ देना है, ठीक है। फटाक से उतारो जल्दी से इसको अच्छे से, है ना। एक और एग्जाम्पल कराएंगे छोटू, है ना, जल्दी से उतारिए। तो आप 3/3 कोटि का सारणी का मान निकालना जान गए। 2/2 कोटि तो सीख ही गए थे। कह रहा मैंने अंकल रिकॉर्डिंग ठीक हो रहा है? चलो छोटू जल्दी से उतारो, लेट नहीं करो। अब हम इसको मिटाते हैं, एक एग्जाम्पल और कराते हैं, तो है ना। तो याद रखोगे साइन कन्वेंशन। 2/2 कोटि का सीख गया ना।
3/3 कोटि का सीख गए, आसान है ना। चलो आगे बढ़ो, ऐसे ही निकालना है। अब आप सीख रहे हैं 2 कोटि और 3 कोटि का सारणिक का वैल्यू ज्ञात करना, तो आप सीख गए। चलो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और करेंगे, देखना। अब एग्जाम्पल नंबर 3 अपने से बनाओ इसको जल्दी। 1 3 1 1 4 2 1 3 1 जल्दी से बना के बताओ तो इसको फटाफट। देखते हैं कौन पहले बनाता है, जल्दी से बोलो, फटाफट बोलिए। तो सर हम चाहते हैं पहला रो से तोड़ें, तब पहला रो के ऊपर चिन्ह डालोगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तोड़ने का तरीका पता ही होगा, पहले चिन्ह तब वह नंबर, तो +1 हो गया। 1 जिस रो में है उसको ख़त्म करेगा, जिस कॉलम में है उसको ख़त्म करेगा। 4 2 3 1 क्या होगा, 4 2 3 1, है ना। फिर चलो -3 ये हो गया। 3 जिस रो में है पहले चिन्ह तब वह नंबर, 3 जिस रो में है उसको ख़त्म करेगा, जिस कॉलम में है, तो वह 1 2 1 1 हो जाएगा 1 2 1 1, ठीक है। फिर बताओ +1 क्या होगा, +1 यह ख़त्म 1 4 1 3 तो 1 4 1 3, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करो बच्चों, तो हो गया 4 × 1 4 -6 -3, देखो 1 -2 प्लस जल्दी से 3 -4, ओके प्यारे बच्चों। अब देखो 4 में से 6 गया, -2 -1 में से 2 -1 × -3 +3, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे -1। अब तुम ही बताओ, -2 -1 -3 +3 क्या हो गया, 0। बहुत आसान है ना। अब चलो आगे हम बढ़ते हैं। सारणिक के मान के आधार पर सारणिक को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और दूसरा होता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ठीक है। तो चलो यहाँ ध्यान देना, अब हेडिंग बनाएंगे, नया सा हेडिंग बनेगा। चलो तो अभी आप पढ़ लिए, अभी आप पढ़े उसको रिवीजन कराते हैं। आपने पढ़ा वर्ग आव्यूह से सारणिक ज्ञात करना, है ना। तो वर्ग आव्यूह अगर A दिया हुआ है तो उसके सारणिक को कैसे व्यक्त करोगे, है ना। फिर उसका कैसे वैल्यू ज्ञात करोगे, 2/2 का, 3/3 का, आप तो समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो आप समझ गए 2/2 कोटि का सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 3/3 कोटि का सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम बढ़ेंगे, अगला टॉपिक है, अच्छे से पढ़ो, घबराओ नहीं। हम लोग पढ़ेंगे अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। प्यारे बच्चों, अव्युत्क्रमणीय का इंग्लिश होता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, है ना। तो अभी हम पढ़ रहे हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने वाला। देखो ना बहुत आसान है। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं, कौन सा, अव्युत्क्रमणीय। तो देखो यहाँ
देखो लिखते रहिए। समझो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, समझो मेरी बात। तो कहता है कि एक वर्ग आव्यूह ए, मतलब वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय तभी कहलाएगा जब उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के बराबर हो। अच्छा, किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट यदि 0 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेंगे, है ना। तो यदि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह पता करना है कि कोई वर्ग आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं, तो उसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ज्ञात करना पड़ेगा। और यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो बोलेंगे वह कौन सा आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है छोटू, तो बताओ अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन सा आव्यूह कहलाएगा। तो सर वैसा वर्ग आव्यूह जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए, तो वैसे वर्ग आव्यूह को हम लोग बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है, अब हम इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, देखो तो अच्छे से। ए बराबर दे दिया है ऐसे, हमको इसको चेक करना है कि यह अव्युत्क्रमणीय है कि नहीं। तो इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यह वर्ग आव्यूह है, यह अव्युत्क्रमणीय है कि नहीं चेक करेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या होगा बोलो, तो होगा 1 2 2 4। चलो जल्दी से बताओ तो डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या हो गया बोलो, 1 × 4 4, अब माइनस 2 दूना 4 4 बराबर क्या आ गया 0। तो यहाँ पे ने क्या देखा, डिटर्मिनेंट ए का मान क्या आ गया 0। तो यदि किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, तो कौन सा आव्यूह होगा ए, तो लिखेंगे अतः ए एक, जल्दी से बोलो, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। बात समझ में आ गया, क्या नाम है अंकल, देखिए ठीक है। हाँ चलो इसको उतारो छोटू, फिर समझाते हैं। चलो ध्यान दो प्यारे बच्चों, देखो तो आराम से देखो। हाँ तो सर पता है, देखो तो जल्दी से। हाँ सर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, तो कहता है सर किसी भी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाए। अच्छा, वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए तो कौन सा आव्यूह होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। मतलब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होने का फैसला कौन कर रहा है, डिटर्मिनेंट कर रहा है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। और दूसरा आता है, इसको तुम उतार लिया है ना, तो इस आव्यूह का डिटर्मिनेंट ज्ञात किए 0 आया, इसका मतलब यह आव्यूह क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अब चलो, अब दूसरा नंबर आता है, इसी में हम कर दे रहे हैं, तुम पहले इसको उतार लो, इसी में नंबर दूसरा कर रहे हैं। कौन सा आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो यहाँ से इसको हटा दिए हैं। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह का इंग्लिश क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब परिभाषा क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने 2 कर लिया, यहाँ पे मैंने 2 कर लिया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 में से 4 गया, क्या होगा -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः कौन सा आव्यूह, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो बताओ छोटू, यहाँ से जरा बताना था, यदि किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट, यदि किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है
तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह 0 के बराबर नहीं होता है तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने क्या देखा, व्युत्क्रमणीय किसी वर्ग आव्यूह का अव्युत्क्रमणीय होना और व्युत्क्रमणीय होना, इसका फैसला कौन करवाता है? उस आव्यूह का डिटर्मिनेंट करवाता है ना। तो जब भी किसी आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय चेक करना हो तो सबसे पहला काम है आप क्या करो, उस आव्यूह का डिटर्मिनेंट ज्ञात करो। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वह कौन सा आव्यूह होगा? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो कौन सा आव्यूह होगा? व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक वैसे ही जैसे हम आपको बताए थे, किसी वर्ग आव्यूह को सममित या विषम सममित चेक करना हो तो आपको हम बताए थे ना, क्या ज्ञात करते हैं? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फैसला करता है कि कौन सा आव्यूह सममित है कि विषम सममित है कि इनमें से कुछ नहीं है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय का फैसला कौन करेगा? डिटर्मिनेंट करेगा। आप यह जान गए ना। तो यहाँ से दो बात याद रखना है कि अगर अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। अब चलो इस कंसेप्ट पे जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में, उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो पहले तुम उसको उतार लो, पहले तुम इसको उतार लो जल्दी से। हम क्वेश्चन करेंगे छोटू, इस पर क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा में आता है। जल्दी से उतारिए। मैं क्वेश्चन लिखूं क्या ऊपर? पहले इसको मिटा देते हैं तब। चलो देखो, चलिए क्वेश्चन करिए तो जरा जल्दी से फटाफट। चलो लिखो, लिखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। उतारते रहो। वन टू -1। उतारिए इसको फटाफट। नंबर दूसरा देखो, उतारो ना छोटू, उतारिए।
ओके आगे बढ़ूँ। देखो बनाते हैं, देख के तो मजा आ गया होगा सर यह कौन सा अवयव है, अव्युत्क्रमणीय है, यानी इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा ना, बस हो गया। तो बनाता हूँ, देखो 1 का सॉल्यूशन करते हैं। कहता है यह जो अवयव है ना यह अव्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, इसका मतलब है इसका डिटर्मिनेंट जो होगा ना प्यारे बच्चों क्या होगा, 0 होगा। तो x - 2 1 x 1 1, यानी इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यह अगर अव्युत्क्रमणीय अवयव कहा हुआ है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या, 0 के बराबर। अब चलो अब इसका डिटर्मिनेंट का मान तोड़ के ज्ञात करते हैं। तो चलो इसको तोड़ो, तो पहला रो से तोड़ना चाहते हैं तो प्लस माइनस प्लस, चलो तोड़ो जल्दी से। तो पहले साइन तब वह नंबर, बताओ क्या होगा, +1, जिस रो में है वह ख़त्म, जिस कॉलम में है वह ख़त्म, हो गया। चलो छोटू, तो यहाँ क्या लिखें, पहले साइन तब नंबर -2 उतार दिए, -2 जिस रो में है जिस कॉलम में है ख़त्म हो गया, तो 1 1 x1 ये आ गया। फिर प्लस माइनस -1 जिस रो में है यह गया, बचा 1 x - 2 x1 यहाँ डाल दिए। चलो अब यह 2/2 कोटि का सारणिक है, चलो यहाँ तोड़ लो। तो +1 यह इससे गुना होगा, x - 2 × 1 x - 2 -1 है ना। तो इस प्रकार से हम इसको क्या किए हैं, तोड़े हैं। तोड़ने के बाद फिर इसको और सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई जब करोगे तो यह -2x से +2x कट जाएगा। सबसे उच्चतम पावर x², उसके बाद x वाला x +x, अब -5 और -1 -6। अब इसका फैक्टर तोड़ो, तो x² + x -6 का फैक्टर तोड़ेगा तो x + 3 और x - 2 बराबर कितना आएगा, 0। अब इसको 0 करेंगे तो आएगा x बराबर -3 और कितना, +2। ऑप्शन में बताओ कौन सा है, -3 है कि +2 है, तो +2 है, हो गया उत्तर। बात समझ में आ गया। चलो तो अब दूसरा देखो प्रश्न क्या है, करा है यह जो अवयव है यह व्युत्क्रमणीय अवयव है। कौन सा अवयव है सर, व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। तो बस इसको बनाते हैं, देखो हो गया, बड़ा सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसको तोड़ो। तो आपको पता है यह कौन सा अवयव है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। तो लिखेंगे इसका डिटर्मिनेंट λ -1 4 -3 0 1 -1 1 2 बराबर नहीं होगा किसके, 0 के, बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। ठीक है, चलो ध्यान देना। चलो अब इसको तोड़ो, तो प्लस माइनस प्लस तोड़ा जाए, तोड़ो। प्लस लेमडा जिस रो में है जिस कॉलम में है वह खा जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 0 1 1 2। ओके, बात समझ में आ गया। चलो माइनस माइनस +1, उसके बाद -1 जिस रो में है यह गया, बचा कितना, -3 1 -1 और कितना 2। ओके, चलो फिर प्लस कितना, जल्दी +4, यह गया, कितना बचा, -3 0 -1 और कितना 1। यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यह 2 ऑर्डर का है, सबको तोड़ो, सिंप्लीफाई करो। हाँ, तो क्या लिखोगे, लेमडा, यह हो गया 0 -1, चलो +1 तोड़ो, -3 और 2 -6 और -1 गुना 1 -1 माइनस माइनस +1, चलो +4 -3 -0 नॉट इक्वल टू 0 है ना।
जीरो हो जाएगा, इसमें गुना होगा तब माइनस लेमडा, यहाँ -6 + 1 -5, और -5 गुना 1 -5 है ना, और 4 और -3 -12, आई कितना 0 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू कितना 0, इतना आ जाएगा। अब बताओ माइनस लेमडा आई -17 0 के बराबर नहीं है, माइनस लेमडा बराबर नहीं होगा, उधर ले जाओ 17 को उस तरफ, -17 + 17 हो गया। लेमडा का मान ज्ञात करना है तो माइनस से गुना करो दोनों तरफ, तो लेमडा बराबर नहीं होगा -17। बताओ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो छोटू यहाँ ध्यान देना, इसको उतार लो तुम बढ़िया से। अभी आपने पढ़ा कि सर सारणिक वर्ग आव्यूह से सारणिक कैसे बनता है, कैसे व्यक्त करते हैं, और 2x2 कोटि के सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, 3x3 कोटि का सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, और सारणी के मान के आधार पर आव्यूह को दो भागों में बांटा गया, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और दूसरा व्युत्क्रमणीय आव्यूह। जिस कि किसी वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट यदि 0 के बराबर हो जाए तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा, 0 के बराबर नहीं हो तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। तो यह पूरी तरह से आपका इतना खत्म हो गया जो आपको सारणिक से रिलेटेड था, हम अपने को इतना ही चाहिए, ठीक है। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं, एक अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान है, उपसारणिक और सहखंड के बारे में। जो आगे वाला हम आपको एडजॉइंट पढ़ाएंगे, इन्वर्स पढ़ाएंगे, उसमें 3 बातों का यूज होगा, सारणिक का यूज होगा, उपसारणिक का और सहखंड का। तो आज हम उपसारणिक और सहखंड भी अभी खत्म करेंगे, ठीक है। जल्दी से उतारिए, आराम से उतारो। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे उपसारणिक और सहखंड के बारे में। बड़ी अच्छी तरीके से देखो, बहुत आसान है। चलो देखो, अब हेडिंग बनाओ सब। उपसारणिक तथा सहखंड, उपसारणिक तथा सहखंड, हेडिंग बना लो अच्छे से। उपसारणिक का इंग्लिश क्या होता है, जरा ध्यान दो। उपसारणिक का इंग्लिश होता है माइनर्स, माइनर्स एंड सहखंड का इंग्लिश होता है बच्चों कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, अभी हम पढ़ने वाले उपसारणिक और सहखंड। यह उपसारणिक सहखंड बढ़िया से समझ लिए, बिल्कुल मामला आसान हो जाएगा। चलो तो अब हम आपको बताते हैं आव्यूह के प्रत्येक अवयवों का उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, सहखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ से एग्जाम्पल से हम लोग समझाते हैं। देखो यदि a बराबर 1 2 3 4, तो हम चाहते हैं कि ये जो वर्ग आव्यूह है इसके प्रत्येक अवयव का क्या ज्ञात करें, उपसारणिक ज्ञात करें। तो इसके अवयवों का उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आव्यूह दिया हुआ है, देखो क्या ज्ञात करना है, उपसारणिक ज्ञात करना है प्रत्येक अवयव का। कैसे, तो देखो अब उपसारणिक हेडिंग बनाएंगे, उपसारणिक ज्ञात करेंगे। उपसारणिक ज्ञात करेंगे, माइनर्स है ना, अच्छे से देखो उपसारणिक ज्ञात करना है। चलो अब इसमें कितना अवयव है, 4 अवयव है, 1 2 3 4। 1 का भी उपसारणिक ज्ञात करेंगे, 2 का भी, 3 का भी, 4 का, प्रत्येक अवयव का उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे 1 का, भाषा में 1 का उपसारणिक, यानी 1 का माइनर, 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक। पता है छोटू,
उप सारणिक का इंग्लिश क्या होता है? माइनर। तो वन के उप सारणिक को शॉर्ट में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, माइनर यानी उप सारणिक किसका? वन का। तो वन किस रो या किस कॉलम में है? तो वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। मतलब यह सूचित करता है वैसा अवयव का उप सारणिक निकालना है जो पहला रो पहला कॉलम में। तो पहला रो पहला कॉलम में कौन है? वन है। वन का उप सारणिक यह भी संकेत सूचित करता है वन का ही उप सारणिक, और यह भी हिंदी में वही बात है कि नहीं है? तो बताओ तो क्या होगा? तो यहाँ समझना, अभी आप पढ़े थे, जिस अवयव का उप सारणिक निकालना हो, मेरी बात को ध्यान देना, जिस अवयव का उप सारणिक निकालना हो वह जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको खा जाएगा, खत्म कर देगा। तो वन पहला रो में है, पहला रो गया, जिस कॉलम में है वह कॉलम गया, अब जिस रो व कॉलम में उसको खा गया, बचा क्या? 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसका उप सारणिक 4 हो जाएगा। अच्छा, जिस रो में या जिस कॉलम में है उसको खा जाएगा, विलुप्त कर देगा, यह अभी आप सीखे थे ना, है कि नहीं है? चलो फिर 2 का उप सारणिक कैसे होगा? तो उसी प्रकार से 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको खा जाएगा, ठीक है? तो जब भी आपको अवयव के किसी भी अवयवों का उप सारणिक ज्ञात करना हो तो वह अवयव जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको खा जाएगा। अब बताओ तो अपने से 2 का उप सारणिक क्या होगा? अब तो मास्टर बन गया। 2 का उप सारणिक क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। तो सर जी हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? उप सारणिक किसका? 2 किस रो में है? पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है। यह सूचित करता है यही बात को, है ना? यह सूचित करता है वैसा अवयव का उप सारणिक ज्ञात करो जो पहला रो और दूसरा कॉलम में हो। पहला रो और दूसरा कॉलम में 2 ही तो है, यह 2 का उप सारणिक सूचित कर रहा है। अब बताओ 2 का उप सारणिक ज्ञात करना है तो अभी हम आपको सिखाए किसी भी अवयव का उप सारणिक ज्ञात करना हो तो वह अवयव जिस रो में है या जिस कॉलम में उसको खत्म कर देगा। तो 2 जो है पहला रो में है और दूसरा कॉलम में है, यह खत्म, क्या बचा? 3 बचा। इसी प्रकार से 3 का उप सारणिक क्या होगा? तो शॉर्ट में ऐसे कर देते हैं 3 का उप सारणिक, तो क्या लिखोगे? m। 3 किस रो में है? दूसरा रो में है, पहला कॉलम, है कि नहीं है? अब 3 जिस रो में है उसको खत्म करेगा, यानी दूसरा रो खत्म और पहला कॉलम खत्म, क्या बचेगा? 2 आया। क्लियर है? चलो अब फिर 4 का उप सारणिक क्या होगा? तो शॉर्ट में क्या लिखेगा? m। 4 दूसरा रो है और दूसरा कॉलम में है, माइनर है, माइनर को व्यक्त करने का संक्षेप रूप में। अच्छा 4 का, तो 4 जिस रो में है वह खत्म, 4 जिस कॉलम में है वह खत्म, क्या बच गया? तो यह रो खत्म, यह कॉलम खत्म, क्या बचा? 1 बचा। तो माइनर ज्ञात करना तो काफ़ी आसान काम है छोटू ना, है ना? जिस किसी अवयव का, मैंने फिर बोल रहा हूँ, जिस किसी अवयव का माइनर ज्ञात करना हो वह अवयव जिस रो में है या जिस कॉलम में है उसको खा जाएगा, जो बच गया वही उसका माइनर हो जाएगा, यानी उप सारणिक हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं सहखंड के बारे में। जैसे 1 का उप सारणिक है उसी प्रकार से 1 का सहखंड क्या होगा, है कि नहीं? तो अब हम हेडिंग बनाएंगे, क्या चीज़? सहखंड। 1 का सहखंड, 2 का सहखंड, ऐसा। तो उप सारणिक था। अब हम इसके प्रत्येक अवयवों का क्या ज्ञात करना चाहते हैं? सहखंड ज्ञात करना चाहते हैं। सहखंड यानी कोफैक्टर्स। चलो तो हम इसके प्रत्येक अवयवों का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो बताओ 1 का सहखंड, 1 का सहखंड। अब बताओ 1 के सहखंड को शॉर्ट में कैसे व्यक्त करेंगे? तो सहखंड का इंग्लिश क्या होता है? कोफैक्टर। पहला अक्षर सी, तो सी। 1 किस रो में है? पहला रो पहला कॉलम में। यह सूचित करता है सहखंड ज्ञात करना है उस अवयव का जो पहला रो पहला कॉलम में है, यानी 1 का सहखंड ज्ञात करना है। तो हिंदी में लिखे 1 का सहखंड ज्ञात करो, या संक्षेप में C11। बात क्या है? एक ही है। अब सुनो मेरी बात, कंसेप्ट सीखो। सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं? तो उप सारणिक में ही, किसमें? उप सारणिक में ही क्या लगा देंगे? चिन्ह को लगा देंगे। तो उप सारणिक में ही चिन्ह को लगा देने से, साइन को लगा देने से क्या बन जाता है? सहखंड। अब वो चिन्ह है क्या? कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो आपको हम बताए थे इस पर चिन्ह डालना है प्लस। अब आगे बढ़ते, रो में चले या कॉलम में, क्या होगा बताओ ना? रो में चले या कॉलम में चले, यहाँ प्लस से शुरू करना है। रो में चले या कॉलम में चले, प्लस माइनस होगा। तो साइड में यहाँ पे क्या करना रहता है? 2 बाई 2 कोटि का सारणिक है, स्ट्रक्चर बना लो, प्लस माइनस
प्लस माइनस, ये कैसे आया? तो कहे थे ना प्लस से शुरू करना है, रो में चलो या कॉलम में चलो, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस और फिर माइनस, ऐसे आप ऐसे भी करो, प्लस माइनस, बात समझ में आ गया? ये आपको हम सिखाए थे सारणिक में, है कि नहीं? चिन्ह कैसे देना है, प्लस से स्टार्ट करना है, रो में चलना है या कॉलम में चलना है, अल्टरनेट एक के बाद एक प्लस माइनस देते जाना है, ठीक है? चलो अब हमको क्या करना है, सखंड क्या सीखे? तो सर उप सारणिक में ही क्या लगा देंगे, यह चिन्ह अगर लगा देंगे तो उप सारणिक ही क्या बन जाएगा, सहखंड बन जाएगा। तो बताओ 1 का सहखंड ज्ञात करना है, तो 1 का सहखंड ज्ञात करने से पहले 1 का लिख लेना उप सारणिक। तो 1 का सहखंड ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, उप सारणिक। तो 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, खा जाएगा। तो 1 का उप सारणिक क्या है, 4। अब देखो, अब इस साइन को जब यहाँ डालेंगे तो 1 के माथे पर क्या आएगा, प्लस। तो इसी माइनर में क्या लगा देना है, प्लस। बात समझ में आ गया? चलो फिर उसी प्रकार से 2 का सहखंड क्या होगा, 2 का सहखंड बोलो। 2 का सहखंड को कैसे व्यक्त करेंगे, सहखंड का इंग्लिश को फैक्टर। 2 किस रो में है, पहला रो में है, दूसरा कॉलम में है। अब चलो 2 का सहखंड ज्ञात करना है तो सबसे पहले 2 का क्या ज्ञात कर लेंगे, माइनर। तो 2 जिस रो में है वह खत्म, जिस कॉलम में है वह खत्म, क्या बचा, 3। तो 2 का माइनर क्या आ गया, 3। अब इस माइनर में ही क्या लगाना है, चिन्ह। तो जब यह वाला स्ट्रक्चर को यहाँ डालेंगे तो 2 के माथे पर क्या आएगा, माइनस। तो 2 का सहखंड क्या होगा, तो 2 का माइनर क्या आ गया, 3। अब माइनर में क्या लगा देना है, 2 के माथे पर जो चिन्ह आएगा, 2 के माथे पर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस। -3 आ गया, ठीक है? तो मैंने क्या किया, माइनर में ही क्या लगा दिए, चिन्ह को लगाते जा रहे हैं, क्या बन जाएगा, सहखंड। और चिन्ह लगाने का तरीका यहाँ आपको बता दिए। फिर बताओ 3 का क्या चीज़, सहखंड। तो क्या लिखोगे, C। 3 किस रो में है, दूसरा रो में है, पहला कॉलम में है। अब बताओ, तो 3 का सहखंड ज्ञात करना है तो सबसे पहले 3 का क्या लिख लो, माइनर। तो 3 यह खाएगा, क्या बचेगा, 2। यह 3 का क्या हो गया, माइनर। अब बताओ तो 3 के ऊपर कौन सा चिन्ह आएगा, इसको सेट करेंगे तो माइनस। तो क्या लग जाएगा यहाँ, माइनस, ठीक है? तो पहले माइनर ज्ञात कर लेना है, पहले उप सारणी ज्ञात कर लेना है और उसी में क्या लगा देना है, चिन्ह इसके अनुसार, ठीक है? अब बताओ छोटू, यहाँ से 4 का सहखंड क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं C22। अब बताओ 4 का क्या ज्ञात कर लो, उप सारणी ज्ञात करो। यह खत्म, क्या हो गया, 1, है ना, 1 हो गया। अब बताओ इस चिन्ह को इस पर सेट करेंगे तो 4 के माथे पे क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ क्या डालेगा, प्लस, ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, यह जो उप सारणिक था इसी में क्या लगा दिया, चिन्ह को लगा दिया, क्या बन गया, सहखंड बन गया। यानी उप सारणिक में ही चिन्ह को लगा देने से क्या बन जाता है, सहखंड बन जाता है। अच्छा छोटू, अब यह जरा पैटर्न को तुम ऑब्जर्व करो तो तुमको एक बहुत अच्छी चीज आएगी, समझो यहाँ। अच्छा एक बात कहें सर, 1 1 कितना, 2। इसको जोड़ने से क्या आ रहा है, 2, यानी सम संख्या। ओ, जब इसको जोड़ने से सम संख्या आए तो माइनर के पहले क्या लग जाएगा, प्लस। अब देखो ना, इसको जोड़ो तो 3 आ रहा है। 3 कौन सी संख्या, विषम संख्या है। ओ अच्छा, यहाँ वाला को जोड़ने से अगर विषम संख्या आए तो माइनर के पहले क्या लग जाएगा ना, माइनस। यहाँ भी 2 आए, कितना है, 3 है। तो 3 विषम संख्या है तो माइनर क्या आया था, 3 का माइनर कितना आया था, 2 आया था। अभी विषम संख्या के चलते क्या लग गया, माइनस लग गया, है ना? फिर देखो यहाँ 4 का माइनर क्या था, 1 था, और इसको जोड़ने से क्या आ रहा था, सम संख्या। 4 सम संख्या है, क्या लग गया, प्लस। अच्छा, आप यहाँ से जान गए कि सर जी अगर इसको जोड़ने से क्या है, इसको जोड़ने से यदि सम संख्या आए तो माइनर के पहले क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। इसको जोड़ने से पहले यदि क्या हो, यदि इसको जोड़ने पर क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए तो माइनर में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। आया बात समझ में? तो अब यह सब चिन्ह परिपाटी याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस देखना है इसको जोड़ने से यदि सम संख्या आ रहा है तो जो भी माइनर है उसके पहले क्या लगा देंगे, प्लस। इसको जोड़ने से यदि विषम संख्या आ रहा है तो जो भी माइनर आता है उसके पहले क्या लगा देंगे, माइनस। आया बात समझ में? तो प्लस माइनस लगना वह डिपेंड कर गया इसके योगफल पे। यदि इसका योगफल सम संख्या है तो जो 1 का माइनर है, उप सारणिक है, उसके पहले क्या लगा देना है, प्लस।
और इसको जोड़ने से यदि विषम संख्या आता है तो 2 का जो माइनर है उसमें क्या लगा देंगे, माइनस। तो 2 का माइनर कितना था, 3 था, 3 में माइनस क्यों लगा, क्योंकि इसको जोड़ने से विषम संख्या आ रहा था। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो यदि किसी अवयव के प्रत्येक अवयवों का सहखंड ज्ञात करना हो तब माइनर ज्ञात करने आपको आना चाहिए। अब माइनर में क्या लगा देना है, साइन लगा देना। साइन कैसे लगेगा छोटू, तो इसको जोड़ने से यदि सम संख्या आता है तो प्लस और विषम संख्या आता है तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है, चलो बात समझ गया सब ना। अब हम एक और एग्जाम्पल आपको अच्छे से कराते हैं। चलो इसको उतार लो फटाफट। तो उप सारणिक निकालने आपको आ गया ना। अवयव के प्रत्येक अवयवों का हम उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रत्येक अवयवों का सहखंड इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। उप सारणिक में क्या देखें, जिस अवयव का उप सारणिक ज्ञात करना है तो वह अवयव जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको खा जाएगा और जो बच जाएगा उसको उतार देना है। सहखंड क्या बोला कि किसी भी अवयव का सहखंड ज्ञात करना है तो पहले उसका क्या ज्ञात कर लो, उप सारणिक। उप सारणिक जब लिख दें तब इसको जोड़ने से सम संख्या है तो प्लस और विषम संख्या है तो माइनस, साइन डाल देना है, क्या बन जाएगा, उप सारणिक ही सहखंड बन जाएगा। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम चलते हैं क्या चीज़, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। देखो अब शॉर्ट में हम लोग बनाएंगे इसको, है ना। यदि a बराबर -1 -2 3 4 तो है ना उप सारणिक माइनस, चलो अब हम -1 का उप सारणिक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनर ज्ञात करना है तो m -1 पहला रो पहला कॉलम में। इसका मतलब हो गया कि -1 का क्या चीज़, उप सारणिक। तो -1 का उप सारणिक क्या आएगा, तो -1 जिस रो में है जिस कॉलम में है खा जाएगा, क्या बचेगा 4। फिर बताओ m12 यानी -2 का, तो -2 जिस रो में है जिस कॉलम में है यह खत्म, क्या बचा 3 बचा। चलो फिर इस अवयव का माइनर ज्ञात करना है। यह अवयव दूसरा रो पहला कॉलम में है तो यानी यह 3 जिस रो में है उसको खाएगा, जिस कॉलम में है क्या बचेगा -2। उसके बाद फिर m22 यानी 4 का, यह खत्म, कितना -1। बात समझ में आ गया, यह क्या हो गया माइनर। अब क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करना है सहखंड यानी कोफैक्टर्स। चलो इस अवयव का कोफैक्टर ज्ञात करना है तो यह अवयव, कोफैक्टर का मतलब C, यह अवयव पहला रो पहला कॉलम में है। चलो तो इसका कोफैक्टर ज्ञात करना है -1 का, तो -1 का पहले क्या निकाल लेगा, उप सारणिक। तो -1 जिस रो में है वह खत्म, जिस कॉलम में है वह खत्म, क्या आया 4। ये क्या आया, माइनर आया 4। इसको जोड़ने से क्या आता है, सम संख्या, तो प्लस डाल देना है। ठीक है, चलो C12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का, यह -2 का सहखंड। तो -2 का सहखंड निकालना है तो -2 का सहखंड निकालने से पहले क्या लिखना पड़ेगा, माइनर। तो -2 जिस रो में है जिस कॉलम में है वह खत्म, क्या बचा 3 बचा। अब बताओ -2 का माइनर 3 आ गया, इसके पहले कौन सा चिन्ह, तो इसको जोड़ने से क्या आएगा 3, विषम संख्या है तो इसके पहले क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, अब चलो फिर किसका, इस अवयव का कोफैक्टर C, दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो अब पहला कॉलम खत्म, क्या बचेगा -2 आ गया। -2 क्या आ गया, इसका उप सारणिक। उप सारणिक में क्या लगाना है, चिन्ह। तो बताओ तो इसको जोड़ने से विषम संख्या आया तो जो भी उप सारणिक है उसमें क्या लगा देंगे माइनस, यह क्या हो जाएगा +2। चलो फिर यह वाला C22 का सहखंड क्या होगा, तो पहले इसका 4, C22 का मतलब क्या 4 जिस रो में है जिस कॉलम में है वह खत्म, क्या बचा -1। C2 यह जो है 4 का सहखंड, 4 का जो माइनर है क्या आ गया -1 आ गया। अब इसमें क्या लगाना है, इसको जोड़ने से क्या आता है सम संख्या, तो प्लस, अब प्लस और माइनस कितना -1। बात समझ में आ गया।
तो आपका सहखंड ज्ञात करना बेहद आसान काम है। जिस किसी अवयव का सहखंड ज्ञात करना है पहले उसका क्या लिख लो, उपसारणिक लिख लो। उपसारणिक में प्लस की माइनस, तो यहाँ इसको जोड़ने से सम संख्या आता है तो प्लस, और जोड़ने से विषम संख्या आता है तो क्या लगा देना है, माइनस। ठीक है, तो आप 2x2 कोटि का, आप 2x2 कोटि के सारणिक का उपसारणिक और सहखंड निकाल ली आसानी से। अब हम ज्ञात करेंगे 3x3 कोटि का जब सारणिक हो और 3x3 कोटि का जब आव्यूह हो तो उसका उपसारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले इसको तुम लोग उतार लो जल्दी से फटाफट। उतार लिया, चलो हो गया ना। अब चलो अभी आप ज्ञात किए उपसारणिक और सहखंड किसका ज्ञात किया है, जल्दी से बोलो। 2x2 कोटि का। अब पढ़ेंगे 3x3 कोटि के सारणिक का, सॉरी आव्यूह का कैसे हम लोग उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करेंगे। हिंदी में बोलना पड़ता है ना, तो आप देख ही रहे हैं उपसारणिक सहखंड हिंदी में। चलो देखो, अब हम सीखेंगे 3x3 कोटि का उपसारणिक और सहखंड कैसे आएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, यदि a बराबर 1 2 1 3 1 2 2 1 2, तो इसके सभी अवयवों का उपसारणिक क्या ज्ञात करना है, उपसारणिक। पहले एग्जाम्पल कराए थे 2x2 का, अब है 3x3 कोटि का आव्यूह हो तो इसके प्रत्येक अवयवों का उपसारणिक कैसे ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे उपसारणिक। ये उपसारणिक। चल अब इसका जो अवयव पहला रो या पहला कॉलम में है उसका उपसारणिक M11, तो यह जिस रो में है या जिस कॉलम में है, यह पहला रो में है ख़त्म कर देगा, पहला कॉलम में है ख़त्म कर देगा, जो बच जाएगा उसको लिखो ऐसे। बच कौन जाएगा 1 2 1 2, तो क्या लिखेंगे 1 2 1 2। अब इसको तोड़ो, 2 - 2 बराबर कितना 0 आ गया। अच्छा ऐसे आएगा। अब इसका माइनर, तो पहला रो दूसरा कॉलम, अच्छा जिस रो में है जिस कॉलम में है वह ख़त्म, पहला रो और दूसरा कॉलम ख़त्म, तो 3 2 2 2 क्या बचेगा 3 2 2 2। अब बताओ 6 और -4 बराबर कितना 2। ठीक है, अब चलो फिर चलना। अब इसका M13 बराबर, तो जिस रो में है वह ख़त्म, जिस कॉलम में है वह ख़त्म, 3 1 2 1 3 1 2 1 हटाओ 3 -2 1 आ गया। फिर चलो इसका दूसरा रो पहला कॉलम, यह ख़त्म और यह ख़त्म, 2 1 1 2 2 1 1 2 क्या होगा 4 में से 1 गया 3। अभी माइनर ज्ञात कर रहे हैं। अब चलो इसका M दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 जिस रो में है यह गया, जिस कॉलम में है यह गया, यह गया, यह ख़त्म और यह ख़त्म। बात समझ में आया। 1 जिस रो में है वह ख़त्म हो गया, जिस कॉलम में है वह ख़त्म, तो 1 1 2 2 बचेगा। क्या बचेगा 1 1 2 2। चलो 2 अब -2 बराबर कितना 0। ठीक है, यह ख़त्म हो गया था, यह ख़त्म। अब चलो किसका, इसको निकालो M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो यह 2 जिस रो में है उसको ख़त्म करेगा और जिस कॉलम में है यह गया, यह गया, 1 2 2 1 1 2 2 1 कितना होगा 1 -4 -3 आ गया। सबका हो गया नहीं सर, अभी यह बचा हुआ है, तो बताओ जल्दी से।
किस अवयव का, m तीसरा रो प्रथम कॉलम, तीसरा रो प्रथम कॉलम, तो जिस रो में है उसको खाएगा, जिस कॉलम में है उसको खाएगा, तो यह गया 2 1 1 2, क्या आ जाएगा 2 1 1 2। चलो 4 में से एक गया, कितना 3। अब चलो फिर इसका m 3 2, चलो बताओ, यह ख़त्म 1 1 3 2, 1 1 3 2, 2 माइनस 3 बराबर कितना -1। अब इसका m 3 3, चलो यह ख़त्म 1 2 3 1, 1 2 3 1 है ना। चलो जिस किसी अवयव का माइनर ज्ञात करना हो वह जिस रो में है और जिस कॉलम में है वह ख़त्म 1 2 3 1। अब चलो 1 माइनस 6 माइनस 5, बात समझ में आ गया। तो 3/3 कोटि के आव्यूह में इस प्रकार से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं बताओ, माइनर ज्ञात करते हैं। अब क्या पढ़ने वाले, सहखंड कैसे ज्ञात करें, सहखंड कोफैक्टर्स। तो कुछ नहीं करना है, यह जो माइनर आया है ना इसी में क्या लगा देना है, चिन्ह। तो बताओ C11 का मतलब किसका, 11 का माइनर कितना है 0 0, अब माइनर में क्या लगा देना है चिन्ह। तो इसको जोड़ने से सम संख्या तो +0 0 ही होता है। चलो C12, तो 12 का माइनर कितना 2 है। अब हमको चाहिए कोफैक्टर, तो इसको जोड़ने से क्या 3 विषम संख्या है तो क्या लग जाएगा माइनस। चलो C13 13 का माइनर 1 है, इसके पहले प्लस की माइनस, तो इसको जोड़ने से सम संख्या आता है तो क्या रहेगा प्लस। क्लियर। चलो उसके बाद C इसका 21, C21 का माइनर कितना है छोटू 3 है, इसको जोड़ने से कौन सी संख्या विषम संख्या तो माइनस लग जाएगा। C22 देखो यहाँ C22 का माइनर 0 है और 0, इसको दोनों को जोड़ो सम संख्या, 0 के पहले प्लस 0 ही होगा। C23 बराबर है, तो 23 का माइनर कितना है -3, कितना है -3। अब बताओ इसको जोड़ने से कौन सी संख्या 5 विषम संख्या, तो इसमें क्या लग जाएगा माइनस, कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है। चलो अब कौन सा C31 का माइनर कितना है 3 है, इसको जोड़ने से सम संख्या था +3। C32 का माइनर -1 और जोड़ने से विषम संख्या तो -1 और लग जाएगा और माइनस क्या हो गया +1। C33 का माइनर -5 और 6 आ रहा है तो प्लस माइनस -5 आया, बात समझ में ना। तो 3/3 कोटि के आव्यूह का जो उप सारणिक है और सहखंड इसी प्रकार से आएगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी से उतारो, एक होमवर्क करेंगे। हाँ, C11 का सहखंड ज्ञात करना है तो पहले C11 का क्या लिख लेगा माइनर, तो C11 का लिखना है, C11 ज्ञात करना है तो पहले 11 का क्या लिखेगा माइनर, यह खत्म 1 2 2 1, यहाँ क्या लिखते 1 2 2 1 और उसके पहले कौन सा चिन्ह लगता प्लस लगता। आया बात समझ में? जल्दी से उतारे, एक और बनाते हैं। तो आप 3/3 कोटि के सारणिक का सहखंड और उप सारणिक निकालना जान गए हैं। एक और प्रश्न देंगे, अब आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलो तो
तो माइनर से निकालना है ना, अपने से निकालो तो माइनर छोटी, जल्दी से फटाफट निकालिए। चलो सब निकाल लिया। देखो छोटू बताते हैं 1 का, तो 1 के माइनर को शॉर्ट में क्या लिखोगे पता है ना, लिखोगे M11 यानी 1 का माइनर 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वह ख़त्म हो जाएगा। तो यह पहला रो में है, ख़त्म हो गया, पहला कॉलम में है, ख़त्म हो गया, बचा 1 2 1 1। क्या लिखोगे 1 2 1 1। अब इसको तोड़ो 1 -2 -1। चलो फिर 3 का माइनर, तो 3 पहला रो और दूसरा कॉलम है M12। तो 3 जिस रो में है वह खाएगा और जिस कॉलम में है वह खाएगा। तो पहला रो ख़त्म और दूसरा कॉलम ख़त्म, तो बचा 4 2 1 1। क्या बचा 4 2 1 1। अब इसको तोड़ो तो 4 और -2 बराबर कितना 2। उसके बाद फिर इसका M13 बराबर है, लिखो 1 जिस रो में है, यह 1 जिस रो में है यह ख़त्म और यह कॉलम ख़त्म, बच गया 4 1 1 1 4 1 1 1। तोड़ो 4 -1 बराबर कितना 3। ठीक है, अब चलो इसका बोलो, इसका M दूसरा रो पहला कॉलम, तो 4 जिस रो में है वह ख़त्म और जिस कॉलम में है वह ख़त्म, तो यह गया 3 1 1 1 3 1 1 1 यानी 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 1 बराबर कितना 2। M 2 2 यानी इसका 1 का यह ख़त्म 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 बराबर 0। M23 का, तो यह दूसरा रो और तीसरा कॉलम ख़त्म हो गया 1 3 1 1 1 3 1 1। बताओ 1 हम -3 -2 आ गया। फिर चलो M, अभी तो यह ख़त्म हो गया, अब इसका M 3 1 है ना, यानी इस 1 का यह ख़त्म 3 1 1 2 3 1 1 2 क्या होगा 6 -1 5। M32 बराबर है इस 1 का यह ख़त्म यह वाला 1 1 4 2, तो होगा 1 1 4 2 2 -4 बराबर -2। M33 यह ख़त्म 1 3 4 1 1 में से 12 -1 आ रहा है। ठीक है, यह क्या हो गया उप सारणिक। अब सहखंड कैसे ज्ञात करेगा, तो चलो भाई आज ये पूरा सीख जाना है। डिटर्मिनेंट सीख जाओ, 2x2 कोटि का 3x3 कोटि का मान कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद उप सारणी का सहखंड निकालना अगर सीख गए तो आगे का सब टॉपिक बिल्कुल ही क्या है आसान है। अब चलो छोड़ो, सहखंड ज्ञात करना है तो स्टार्ट करते हैं किसका 1 का सहखंड को शॉर्ट में क्या लिखेंगे 1 1। आपको बताए थे 1 का सहखंड ज्ञात करना है तो 1 का क्या निकालना पड़ेगा माइनर। तो 1 का माइनर कैसे आएगा 1 जिस रो में है वह गया, जिस कॉलम में है वह गया। क्या लिखाएगा 1 2 1 1। क्या लिखाएगा 1 2 1 1। चाहे तो यहाँ से देख के लिख सकते थे लेकिन सीख लो 1 2 1 1 है कि नहीं। अब बताओ यह हो गया 1 का ये क्या हो गया माइनर। माइनर के पहले क्या लगाना है चिन्ह, तो इसको जोड़ने से क्या आता है
112 सम संख्या आता है तो यह माइनर के पहले क्या लग जाएगा 1। अब बताओ यहाँ से क्या आया 1 में से 2 गया कितना -1 है कि नहीं, पूरा स्पष्ट तोड़ दिए। C11 का मतलब 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर निकालने से पहले 1 का क्या चाहिए माइनर, तो 1 का ये क्या आ गया माइनर, और इसको जोड़ने से सम संख्या तो क्या हो गया प्लस। अभी माइनर के पहले क्या लग गया चिन्ह लग गया, ये क्या बन गया कोफैक्टर। अब बताओ उसी प्रकार से क्या चीज़ C12 है ना, C12 का मतलब 3 का कोफैक्टर, तो 3 का पहले क्या लिख लो माइनर, तो 3 जिस रो में है जिस कॉलम में है वो हो गया 4211, तो यह हो जाएगा 4211। अब बताओ यह हो गया 3 का हो गया ये माइनर, इसके पहले चिन्ह लगाना है तो इसको जोड़ने से विषम संख्या 3 आता है, क्या लग जाएगा माइनस। अब बताओ माइनस बाहर 4 में से 2 यानी कितना 4 में से 2 यानी -2 आ गया। अब चलो C13 का मतलब किसका, इसका इस 1 का, तो इस 1 का लिखना है कोफैक्टर, तो पहले इस 1 का क्या लिख लो माइनर, तो यह खत्म 4111, क्या होगा लिखो माइनर 4111, इसके पहले चिन्ह लगा दो, तो यह 3 1 4 सम संख्या क्या होगा प्लस, यह हो गया 4 - 1 बराबर कितना 3 आ गया। ओके चलो ये तो हो गया। अब फिर किसका लिखना है 4 का, तो फिर क्या लिखोगे इसी प्रकार से C21 यानी 4 का कोफैक्टर, तो पहले 4 का क्या लिखोगे माइनर, यह खत्म 3111, यह हो गया 3111, यह क्या हो गया 4 का माइनर, इसके पहले चिन्ह लगाओ तो जोड़ने से विषम संख्या आता है तो माइनस। अब देखो माइनस बाहर 3 में से 1 गया 2 और -2 हो गया, ठीक है। चलो C22 का मतलब 1 का पूछ रहा है कोफैक्टर, तो इस 1 का लिखो माइनर, यह खत्म 1111, तो क्या हो गया 1111, यह हो गया माइनर, इसके पहले लगाओ चिन्ह, तो 2 और 2 4 सम संख्या प्लस होगा, लेकिन 1 और -1 बराबर कितना 0 आ गया। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2x2 कोटि वाला तो बड़ा आसान है, 3x3 कोटि वाला में लिखना पड़ता है। तो जब भी किसी आव्यूह का कोफैक्टर ज्ञात करना हो तो पहले क्या निकाल लेना उसका माइनर। अब माइनर के पहले कौन सा चिन्ह लगेगा प्लस की माइनस, तो यह डिपेंड करेगा इस पर। इसको जोड़ने से सम संख्या तो प्लस और जोड़ने से विषम संख्या तो माइनस। बात समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब C23 का, तो C23 यानी ईयर 2 का है ना, वह अवयव जो दूसरा रो व तीसरा कॉलम में है उसका कोफैक्टर चाहिए, यानी 2 का क्या निकालो माइनर, यह खत्म 1311, इसके पहले कौन सा चिन्ह 3 2 5 विषम संख्या है, क्या लगेगा माइनस। तो बताओ क्या होगा 1 और -3 कितना हो जाएगा, 1 में से 3 गया -2 और माइनस कितना +2, खत्म हो गया। अब चलो इसका C31 का मतलब यह वाला है, इस 1 का क्या लिखो माइनर, तो यह खत्म तो हो गया 3112। हमको लिखना है 1 का कोफैक्टर क्या लिख दिए माइनर। अब यहाँ चिन्ह लगाओ, 3 1 4 सम संख्या तो प्लस क्या होगा 6 में से 1 गया कितना 5। C32, चलो C32 का मतलब यह इस 1 का, तो इस 1 का लिखो माइनर, यह खत्म 1142, इसके पहले चिन्ह लगाओ, 3 2 5 विषम संख्या क्या रहेगा माइनस। बताओ 2 - 4 कितना हो गया माइनस और -2 यानी कितना +2। C33 यानी इसका यह खत्म कि क्या होगा, लिखो माइनर लिखो 1341 और जोड़ने से सम संख्या तो प्लस यानी कितना 1 और -12 -11 हो गया। ठीक है, तो अभी आप पढ़ें। देखो छोटू, अगले क्लास में तुमको क्या करना है, कितना बातें याद रखनी है, रिवीजन करा दे रहे हैं, बस उतना बात याद रखना है, सारा काम हो जाएगा। पहला 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के सारणिक का मान ज्ञात करने आपको फ्रिक्वेंटली आना चाहिए। ठीक है, पहली बात, आगे जो पढ़ाएंगे वो आसान हो जाएगा। दूसरी बात, व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, यह बात ध्यान में रखना। उसके बाद हम किसी वर्ग आव्यूह के अवयवों का
उप सारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। 2x2 कोटि रहता है तो आसान रहता है, लेकिन 3x3 वाला चला आता है तो कैलकुलेशन बड़ा लंबा हो जाता है कि नहीं है। तो आप डिटर्मिनेंट कैसे ज्ञात करते हैं, उप सारणिक सहखंड क्या होता है, व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, यह अगले क्लास में आप रिवीजन करके रखना। और जस्ट कल ही आपको इसका वीडियो जाएगा और इसके आएगा टॉपिक झट से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना अच्छा से रखो, इसको रिवीजन करो बढ़िया से, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पूरा उतारते जाना, समय लगेगा उतारने में छोटू, मेहनत करना पड़ता है अच्छा बनने के लिए। सोकर और खेलकर कोई महान नहीं बनता, इसलिए उसके लिए मेहनत करना पड़ता है पूरे दिल से। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।